ये कहानी हमें इंडिया से प्रकाश ने सेंड की है, जिसमें वो अपनी आप बीती बयान करते हैं। जो वाकया उनके साथ गुजरा तो चलिए सुनते हैं प्रकाश की ज़ुबानी। मैं इन सब बातों से बेखबर रात की तन्हाई में घर की छत पे सिगरेट सुलगाए खड़ा था। जिन्नात और वादियों के दरमियान बने इस मकान में मेरी पहली रात थी। ये मकान मेरे करीबी दोस्त के दादा ने कई साल पहले ख़रीदा था। ये मकान 2 मंजिलों पर मुश्तमिल था। ये बात अलग है कि गुज़श्ता कई बरस से यहाँ कोई नहीं रहता था, बल्कि तकरीबन इस पूरे इलाके में मुझे गिने चुने लोग ही मिले थे। सब सहूलतें ना मिलने की वजह से शहरों का रुख कर चुके थे। बता देना चाहता हूँ कि हम 4 दोस्त अरुष के पुराने गांव में घूमने की घर से आए हुए थे। अरुष और मैं स्कूल के वक्तों के दोस्त थे। ये इलाका अजीब पुरस्कार था, दिन में कुछ और रात में कुछ। शायद पहाड़ी इलाके ऐसे ही होते हैं। ये जगह दिन में जितनी खूबसूरत लग रही थी, रात को इतनी मुतरातिफ। चांद की उदासी मेरे गिर्द मौजूद वादियों और पहाड़ों में पूरी तरह छाई हुई थी। दरख्तों से सर पीटती सर्द हवाएं टहनियों को चीखने पर मजबूर कर रही थीं, और फिर इन सब के साथ जंगली जानवरों की आवाज़ें। भेड़िए इकट्ठे मिलकर शोर मचा रहे थे। मेरे ख्याल में आज रात इन्होंने फिर कोई शिकार किया था। मुझे इस रात यहाँ की पुरस्कारियत पर कोई ताज्जुब नहीं था। मैंने एक लंबा सिगरेट का कश लगाया, अपनी कुर्सी से उठकर मुंडेर तक रसाई की। दरअसल मैंने चांद को देखते हुए अपनी कुर्सी छोड़ी थी, यानी मैं चांद की रोशनी में इस जगह का जायज़ा लेना चाहता था। अभी मैंने मुंडेर तक पहुंचा ही था कि मुझे खेत में एक लड़की नज़र आई, जो सफ़ेद फुराक में खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। मैं इसे देखकर चौंक गया, क्योंकि यहाँ इस वक्त किसी लड़की का होना एक अजीब बात थी। मुझ पर पूरी सरारियत के साए बादलों की तरह छाने लगे। मैंने सिगरेट का आखिरी कश लगाते हुए इसके चेहरे की तरफ देखा तो मालूम हुआ कि वो कोई मावराई मखलूक। मालूम नहीं क्यों, मगर वो लड़की मुझे ही देख रही थी, जिस वजह से मुझ पर अजीब कैफियत हावी होने लगी। जैसे जैसे इस पर गौर करता मेरी कैफियत मनफी होती जाती। मुझे एक सर्द लहर अपने जिस्म में बर्क रफ्तारी के साथ महसूस हुई, जिसके साथ ही मेरा जिस्म एक झटके से कांप गया। मुझे हवा में कुछ भारीपन महसूस होने लगा था, जिसके बाइस मैं मुंह से सांस लेने लगा। इस लड़की में ऐसी कशिश थी कि मैं इससे नज़र हटा नहीं पा रहा था। मेरा दिमाग मुझे किसी नेगेटिविटी के सिग्नल दे रहा था। मैंने महसूस किया कि मेरी धड़कनें बेकाबू होने लगी हैं। अचानक मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। जैसे महसूस करते ही मैं चौंक गया। मेरे चौंक कर मुड़ने पर मैंने अपने पीछे अरुष को पाया, जो सवालिया निगाहों से मुझे घूर रहा था। अरुष ने मुझ पर सवालात की बारिश कर दी। मुझे मालूम है वो बहुत से सवाल करता था, मगर मैं इस वक्त किसी अलग ध्यान में मगन था। अरुष ने मुझे झंझोड़ा और फिर मेरे माथे से पसीना साफ करते हुए कहा, खैरियत तो है? तो ठीक तो है? वो क्या गया है लड़के? मैंने मुड़कर खेत में देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मेरी नज़र इस लड़की की तलाश में थी, मगर वहाँ कोई नहीं था। अरुष ने मुझे पकड़कर कुर्सी पर बिठाया और पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ, जिस पर मैंने हाँ में सर हिला दिया। अरुष ने दूसरा सवाल किया कि तुझे क्या हो गया था, तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा हाँ, बस सफ़र की वजह से थकावट सी हो रही है। अरुष ने मुझे नीचे आने को कहा, क्योंकि बंटी और ईशान खाने की मेज़ पर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। मैं ख़ुद को नॉर्मल रखने की कामयाब कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे जहन में सवालात की बारिश होने लगी थी। मैं इस बात का अरुष से या किसी से भी जिक्र नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि इनमें से कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करता, उल्टा मेरा मजाक बन जाता। जो मैं कम अज़ कम इस बात पर तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मैं जानता था कि वो लड़की इंसान नहीं थी, क्योंकि मैं इन सब पर यकीन रखता हूँ। वो लड़की मुझे क्यों देख रही थी, मैं इस सवाल से खौफज़दा था। अब जब हम सीढ़ियों से उतर रहे थे तो मैंने पहली बार इन पर गौर किया। ये सीढ़ियाँ बिल्कुल सीधी नीचे को जाती थी, जैसे खड़ी हुई हों, बिछी हुई नहीं, और स्टेप इतने छोटे कि मुश्किल से एक पैर भी पूरा ना पड़ सके। तंग इस कदर के एक वक्त में एक ही शख्स इन्हें इस्तेमाल कर सके। मुझे इस घर की पूरी सरारियत नज़र आने लगी थी, या शायद मैं ज़्यादा सोच रहा था, पर कुछ तो था जो पॉजिटिव नहीं था। यहाँ बने कमरे ज़्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन छत बहुत ऊंची थी। दीवारें देखकर भी एक अजीब एहसास होता था। ये दीवारें बेहद मोटी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये घर मुझे इस निगाह से भी देखना पड़ेगा। खाने से फारिग होकर मैंने पैनाडोल की 2 गोलियां ली और कुछ देर आंखें बंद करके सोफे पर बैठ गया। अरुष का ध्यान मुझ पर ही था, क्योंकि मैं खाना अधूरा छोड़कर चल दिया। वो मुसलसल मुझे देख रहा था।
इस बार इसने मुझे आराम करने को बोला। हम सब बहुत थक गए थे। अरुष के मुंह से आराम का लफ्ज़ सुनकर बंटी और ईशान भी जमाइयाँ भरने लगे। हम सब एक ही कमरे में बिस्तर लगाए लेटे थे, क्योंकि ये एक ही कमरा था जो लेटने बैठने के काबिल था, ख़ास करके इस सर्द मौसम में। थकावट की वजह से सब नींद की वादियों में चले गए, जबकि मैं काफ़ी देर जागता रहा। मालूम नहीं कब मेरी आंख लग गई। इस रात एक अजीब ख्वाब के बाद मेरी आंख फिर से खुल गई। मैंने देखा कि जिस कमरे में हम सब हैं वहाँ वही लड़की मौजूद है, वो अपने बालों को आग से जला रही है, जबकि इसके चेहरे पर अजीब पुरस्कार मुस्कुराहट है, यहाँ तक कि वो मुकम्मल गंजी हो जाती है। बालों में लगी आग के शोले इस कदर फैल जाते हैं कि इसकी पलकें तक झुलस जाती हैं, यहाँ तक कि इसका मुकम्मल चेहरा आग की लपेट में आ जाता है। एक गहरी सांस के साथ मेरी आँख खुल गई। मैं पसीने में भीग चुका था। शुक्र है कि ये सब ख्वाब था, मगर मुझे जल्द ही इस बात का यकीन हो गया कि अभी मुसीबत नहीं टली। इस पूरे कमरे में बालों के जलने की बू फैली हुई थी। ये बदबू इस कदर नाकाबिले बर्दाश्त थी कि बंटी, अरुष और ईशान तीनों खांसते हुए उठ गए। हम चारों बर्क रफ्तारी के साथ कमरे से बाहर निकल आए। सांस बहाल होने पर पूरे घर का जायज़ा लिया, मगर कुछ नहीं मिला। जल्दी ही सुबह हो गई। सुबह नाश्ते के बाद मैंने अरुष को गुज़श्ता रात छत पर होने वाली तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। वो मेरी बात मुकम्मल होने तक खामोश बैठा रहा। मुझे लगा जैसे वो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा, जिस पर मुझे बहुत बुरा लगा, और मैंने ये कहकर बात गोल कर दी कि शायद मेरा वहम होगा। अरुष ने इस बात का भी जवाब नहीं दिया, जिस पर मुझे गुस्सा आने लगा, और मैं सिगरेट जलाकर कमरे से बाहर निकल आया। दोपहर से ज़रा पहले जब सर्दी का जोर टूटा तो इन लोगों ने बाहर घूमने का इरादा किया। पहले तो मैं राज़ी नहीं हुआ, मगर फिर सोचा थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। ये जगह बहुत हसीन थी, पहाड़ों से बहते चश्मे, परिंदों की सरगम हसीन वादियाँ वगैरह। पहाड़ों पर घूमते फिरते कुदरत की खूबसूरती पर तबसरा करते हुए हम बहुत दूर निकल आए। हम सब अरुष के पीछे चल रहे थे और वो हमें एक गाइडर की तरह घुमा रहा था। अपनी सैर के दौरान हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां से नीचे देखने पर हमें एक छोटा सा मैदान नुमा हिस्सा नजर आया, जहां टूटी हुई दीवारें बनी थी। अरुष ने काबिल सफ़र रास्ता देखकर नीचे उतरना शुरू कर दिया, और ऐसे ही हम भी इसके पीछे पीछे मैदान तक पहुंच गए। ये वाकई अपने ज़माने का एक खूबसूरत मकान हुआ होगा। ईशान ने अपना कैमरा आँख से लगाते हुए कहा। इस टूटे घर के पीछे पानी की एक नहर बह रही थी और एक कच्चा सा पक्का रास्ता पीछे को जाता था। बकौल अरुष ये रास्ता गाँव से जा मिलता था। मैं इस जगह का बारीकी से जायज़ा ले रहा था, जबकि बंटी और ईशान तस्वीर बनाने में मसरूफ़ थे। अरुष ने मुझे बताया कि जिस लड़की का जिक्र कर रहा था वो यहाँ इस घर में रहा करती थी। मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा, जिसके बाद इसने बताया कि इसने पहले अपने बड़ों से सुन रखा है कि यहाँ बहुत पहले एक फैमिली रहती थी। इनकी एक जवान बेटी थी जिसे किसी ने कत्ल कर दिया था। कुछ लोग कहते हैं जिंदा जला दिया था, तो कुछ कहते हैं बागियों के हाथों ज़िबा हो गई थी। मैं हैरत से इसकी बात सुनता रहा। अरुष गाँव के रहने वाले बहुत से लोगों ने इस लड़की को अक्सर रात में टहलते फिरते देखा है, और ये ज़्यादातर इन लोगों को नज़र आती है जो पहली बार यहाँ आए हो। इसकी बातें मुझे खौफज़दा कर रही थी। मैंने यहाँ से जाने में ही भलाई समझी। कुछ देर आगे पीछे घूमकर हम वापस आ गए। इसी शाम हमें किसी इमरजेंसी की वजह से वापस शहर आना पड़ा। वो कहानी, वो गाँव, वो लड़की, वो सब वहीं रह गए। बाकी था तो बस एक ख्याल, कुछ जज्बात, कुछ सवाल। घर वापस पहुंचकर मैं कई दिनों तक ख्वाबों ख्यालों में वहीं घूमता रहा। वो जो भी थी इसने नुकसान नहीं पहुंचाया, हम में से किसी को भी नहीं। वो लड़की मुझे आज भी याद है। नीली आंखें, स्याह बाल, बारीक होंठ, मासूम चेहरा। कोई कैसे इतना जालिम हो सकता है जो एक कली को मसल दे, एक फूल को जला दे। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अपने वाक़यात आप भी हमारे साथ शेयर करें।